बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और हमारा चैप्टर चल रहा था अध्याय 5। बच्चों हमारे अध्याय 5 का नाम क्या है? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.4 तक पूरी कर ली है। और बच्चों आशा करता हूँ आपने सभी 8 भाग पूरे देखे होंगे और प्रश्नावली 5.4 तक सब समझ में आ गया होगा। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 9 प्रश्नावली 5.5। ठीक है बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.5 शुरू करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ बातों को समझना आवश्यक है। तो बच्चों देखो समझेंगे अपन। पहले सबसे पहले है लंब रेखाएं। बच्चों लंब रेखाएं क्या होती है वो समझना है। देखो बच्चों, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती है। क्या समझे बच्चों? अगर कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, यानी 90 डिग्री का कोण हो। जैसे बच्चों ये दो रेखाएं देखो, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। और इनके बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएगी? लंब रेखाएं कहलाएगी। देखो बच्चों, यदि एक रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है, जैसे ये रेखा है ए बी और ये है सी डी, तो ए बी रेखा सी डी पर लंब है, तो इसे क्या लिखेंगे हम कि ए बी लंब सी डी। इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? देखो इसको लिखेंगे ए बी लंब है सी डी पर। ये निशान किसका है? लंब रेखा का। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है तो उनको किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे ए बी और सी डी एक दूसरे पर लंब रेखा है तो ए बी लंब सी डी। अब बच्चों इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि सी डी रेखा भी ए बी पर लंब हो सकती है, तो इसको सी डी लंब ए बी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अर्थात कि अगर ए बी प्लस ए बी लंब सी डी या सी डी लंब ए बी दोनों बराबर ही होती है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लंब रेखाएं क्या होती है? दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर हो तो दोनों लंब रेखाएं कहलाती है। अब देखो बच्चों, ए बी रेखाखंड पर कोई रेखा एम एन लंब है। ए बी रेखाखंड दिख रहा है सभी को? ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ए बी एक रेखाखंड हो गया। अब इस रेखा पर एक लंब रेखा खींची हमने, कौन सी? एम एन। ये रेखा खींच दी, ये एम बिंदु ये एन बिंदु, एम एन रेखा जिसका नाम है एल। तो एल रेखा खींची जो ए बी पर लंब है तथा ए बी को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित। समद्विभाजित क्या होता है बच्चों? समान दो भागों में विभाजित। ये भाग और ये वाला भाग, यानी ए एम कौन सा बच्चों? ए से एम तक बराबर है एम से बी तक। ए एम और एम बी ये दोनों दूरियां बराबर है, यानी कि एम एन रेखा ए बी को समद्विभाजित कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे कि रेखा एम एन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्या है? लंब समद्विभाजक। कोई भी पूछे कि जैसे एक रेखाखंड दे दे हमें पी क्यू, पी क्यू रेखा का लंब समद्विभाजक खींचिए, तो पी क्यू का लंब समद्विभाजक कैसे बताएंगे हम? पहले तो पी क्यू को नाप के इसका बीच का बिंदु ले लेंगे कि पी क्यू के सबसे बीच का बिंदु कौन सा है, फिर उसके ऊपर एक लंब रेखा खींचेंगे। तो ये रेखा है, जैसे ए बी है तो ए बी रेखा पी क्यू की लंब समद्विभाजक हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? लंब समद्विभाजक क्या होता है? जो समद्विभाजित करे, रेखा को समान दो भागों में विभाजित करेगा, वही लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब आगे देखो प्रश्नावली 5.5। बच्चों देखो, सबसे पहले अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी क्वेश्चन आराम से हल करने हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? हमें बताना है कि कौन लंब रेखा का उदाहरण है और कौन नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले ए देखो, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। हम एक मेज है दी हुई है, उस मेज के ऊपर की सिरे की जो आसन्न भुजाएं हैं उनका वो लंब रेखाएं होती है या नहीं होती, ये बताना है। तो मेज का ऊपरी सिरा कौन सा होता है? ये मेज का ऊपरी सिरा आ गया। कोई भी टेबल है उसके ऊपर का सिरा ऐसा ही तो दिखाई देता है हमें। इसकी आसन्न भुजाएं, एक भुजा ये और एक भुजा ये दो आसन्न भुजाएं होगी। तो इनके बीच का कोण कैसा होगा?
इनके बीच बनता है 90 डिग्री का कोण या एक समकोण। तो जो दो रेखाएं समकोण पर काटेगी तो वो दोनों लंब रेखाएं कहलाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखा का उदाहरण है। तो ये हम लिखेंगे लंब रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। ए क्या आ जाएगा, लंब रेखा है। मेज के ऊपर की सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी ए। अब देखो इसका बी, रेल पथ की पटरियां। रेल की पटरियां देखिए सबने कैसे होती है, एक लाइन ये पटरी की एक पटरी और ये दूसरी पटरी, ऐसे ही होती है रेल की पटरियां। तो ये क्या है, रेल की पटरी। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो क्या ये लंब रेखा का उदाहरण है, क्या ये दोनों काट रही है एक दूसरे को? तो बच्चों जो भी रेल की पटरियां होती है ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, वो समांतर रेखाओं की तरह व्यवहार करती है। इसलिए रेल की पटरियां लंब रेखाएं नहीं होती है। ये काटती नहीं है तो 90 डिग्री पर कैसे प्रतिच्छेद करेगी? इसलिए हम लिखेंगे कि रेल की पटरी लंब रेखा नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, रेल की पटरियां लंब रेखा नहीं है। आगे देखो, अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड। अब एल आकृति कैसी होती है बच्चों, सबको पता है। ये देखो, ये एल है, तो एल बनाने वाले रेखाखंड। तो एल बनाने वाले रेखाखंड कौन से हैं? एक तो ये वाला और एक यहां से यहां। तो एल के अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहां बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो हम लिखेंगे कि अक्सर एल बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? एल बनाने वाले रेखाखंड कैसे होते हैं? लंब रेखाओं की तरह होते हैं। समझ गए सभी? अब देखो अगला डी, अक्सर वी बनाने वाले रेखाखंड। अब वी किस प्रकार का होता है? तो बच्चों देखो, वी होता है ऐसा, ये हो गया वी। अब क्या वी की जो दोनों रेखाखंड हैं उनके बीच समकोण बन रहा है? ये प्रतिच्छेद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोण 90 डिग्री का है? ये 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से छोटा कोण है। और 90 डिग्री से छोटा कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। तो बच्चों ये 90 डिग्री से छोटा है और समकोण नहीं है। तो हम कहेंगे कि अक्सर वी बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं नहीं होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? हमने पहला क्या देखा था, टेबल के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं वो लंब रेखाएं होती है। दूसरा था रेल की पटरियां आसन भुजाएं नहीं, वो लंब रेखाएं नहीं होती है। तीसरा था एल अक्षर बनाने वाले रेखाखंड, तो वो भी लंब रेखाएं होती है। और वी अक्षर बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाएं नहीं होती है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया। हमें केवल अक्षर देखकर पता लगाना है कि वो लंब रेखाएं हैं या नहीं है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। एक रेखाखंड है PQ जो दूसरे रेखाखंड XY पर लंब है। मान लीजिए परस्पर बिंदु A पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एंगल PAY की माप क्या होगी? हमें इस कोण की नाप बतानी है कि एंगल PAY यानी कोण A कितना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम PQ रेखाखंड बनाएंगे। एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ये दो बिंदु है इसके। अब ये क्या बोल रहा है कि रेखाखंड PQ रेखाखंड XY पर लंब है। तो ये XY हो गया, ये X और ये Y। और दूसरा रेखाखंड कौन सा है? PQ। तो ये P और ये Q। और ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद हो रहे हैं? बिंदु A पर। तो जहां प्रतिच्छेद हो रहे हैं उसका नाम है बिंदु A। ठीक है बच्चों, समझ गए? हमने सभी नाम लिख दिए। अब क्या पूछ रहे हैं
कि एंगल पी ए वाई की नाप क्या है। पी ए वाई कहाँ है, देखो बच्चों, पी ये रहा, ए ये रहा और वाई ये रहा। तो ये जो कोण बन रहा है, इस कोण की माप क्या है। तो बच्चों हमें पता है कि कोई भी लंब रेखाएं होती है ना, वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती है, 90 डिग्री पर या एक समकोण पर। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर। तो हमारा एंगल पी ए वाई क्या हो जाएगा, समकोण या एक 90 डिग्री के बराबर। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि लंब रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है अतः एंगल पी ए वाई बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो हमारा एंगल पी ए वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर या एक समकोण के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उतार लो इसको पूरे। बच्चों अपनी कॉपी पेन में सभी क्वेश्चन लिखने हैं साथ साथ, और ध्यान से समझना भी है। बच्चों इसको पूरे को उतार लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। बच्चों ज्यामिति बॉक्स क्या होता है, जिसको हम ड्राइंग बॉक्स बोलते हैं, जिसमें पेंसिल, प्रकार, स्केल सब आते हैं ना, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री बॉक्स। उसके अंदर हमारे पास ऐसे 2 स्क्वायर सेट मिलते हैं। जब हम लेके आते हैं तो उसके अंदर ऐसे देखो स्क्वायर सेट आते हैं ना, एक तो आकृति ये और एक आकृति ये वाली, ये 2 स्क्वायर सेट आते हैं हमारे पास। हमें क्या बताना है कि इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं। जो इनके कोणों पर कोण बन रहे हैं ना, कौन से वाले, एक कोण ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 3 तो इसमें बन रहे हैं, और ऐसे ही 3 इसमें बनते हैं, ये कोण और ये वाला कोण। तो इन सभी कोणों की माप क्या है, हमें इनकी माप भी बतानी है। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो बच्चों इनकी कोई ऐसी माप होती है जो दोनों को, इस वाले स्क्वायर में और इस वाले स्क्वायर सेट में, दोनों में अगर कोई उभयनिष्ठ माप है तो वह भी बतानी है। तो बच्चों सबसे पहले देखो, एक इस वाले को देखते हैं। इस प्रकार की आकृति है इस स्क्वायर की। अब बच्चों बताओ इसके अंदर कोण कितने कितने हैं। बच्चों एक कोण होता है इसमें 45 डिग्री का, दूसरा कोण भी इसमें होता है 45 डिग्री का, और तीसरा कोण होता है 90 डिग्री का। तो ये पहला स्क्वायर सेट है। तो हम लिखेंगे पहले स्क्वायर सेट में, पहले स्क्वायर में कोण, पहले स्क्वायर में कोण कितने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ये 3 कोण हो गए। अब देखेंगे दूसरा स्क्वायर। बच्चों पहले में 3 कोण आ गए, अब देखो दूसरा, दूसरे की आकृति हुए इस प्रकार। तो बच्चों देखो इसके अंदर एक कोण है ना, वो होता है 30 डिग्री का, एक कोण 60 डिग्री का और एक कोण 90 डिग्री का। ये 3 कोण होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरे स्क्वायर में कौन कौन से हैं, एक कोण 30 डिग्री का, 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री। इसमें ये 3 कोण है। अब बच्चों हमने दोनों स्क्वायर की कोण की माप बता दी। अब हमें बताना है कि कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी जो दोनों में बराबर है। तो बच्चों देखो इसमें तो 90 45 45 है, इसमें 30 60 90 है। तो दोनों में समान कौन सा है, 90 डिग्री का कोण। तो हम लिखेंगे कि दोनों स्क्वायर में नब्बे डिग्री की माप उभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों, दोनों कोणों की माप, दोनों स्क्वायर में 90 डिग्री की माप है, वो उभयनिष्ठ है और दोनों में 90 डिग्री का कोण बराबर है।
ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। इन चित्रों को देखो और इनमें कोण को माप के भी देखो, अपने चांदे की सहायता से माप के देखेंगे ना तो कोण आएंगे 45, 45, 90 और दूसरे में आएंगे 30, 60 और 90। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3 सबको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है, इसको ध्यान से देखना है हमें कि इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। ये वाली रेखा कौन सी है? ये है रेखा L और ये रेखा है रेखा M। रेखा L रेखा M पर लंब है। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है और हमें देखो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाली 5 वाली लाइन है, ये लंबी लाइन है ना जो 5 है, फिर 6, 7, 8। ऊपर है देखो A B C D, ये लाइन E, फिर F G H, ऐसे कुछ माप दी हुई है और एक बिंदु दिया हुआ है P बिंदु। अब हमें क्या बताना है, इसमें A क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है कि क्या CE बराबर EG है। C से E की दूरी और E से G की दूरी क्या ये बराबर है, तो हमें बताना है। तो बच्चों देखो C से E कहाँ है, ये रहा C बिंदु और ये E बिंदु। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 5 से 4 1 और 4 से 3 2। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 2 इकाई की। तो हम लिखेंगे C से E तक दूरी। तो C से E तक दूरी कितनी आ जाएगी? 5 - 3 यानी कि 2 इकाई। ठीक है बच्चों, C से E तक की दूरी कितनी हो गई? 2 इकाई के बराबर। और E से G तक की दूरी, ये E है और ये G है, तो E से G तक की दूरी ये हमने एक निकाल लिया। अब दूसरा निकालेंगे C से G तक दूरी। E से बच्चों E से निकालना है ना, तो E से G तक दूरी, E से G तक कितनी हो जाएगी? G में से E को घटा देंगे तो G कितना है? 7 और E कितना है? 5। तो 7 - 5 तो कितना आ गया? 2 इकाई। तो बच्चों क्या देखो यहाँ क्या समझ में आया हमें कि CE 2 इकाई है और EG भी 2 इकाई है, तो CE बराबर EG है। ये हमारा आ गया है। 2 इकाई है, दोनों की दूरी कितनी है? 2 इकाई है, तो CE और EG बराबर है। तो क्या CE बराबर EG है? तो हम कहेंगे कि हाँ CE बराबर EG है। तो लिख देंगे हाँ CE बराबर EG है। ठीक है बच्चों, ये निकाल के फिर लास्ट में ये लिखेंगे हाँ CE बराबर EG है। बच्चों A समझ में आया सभी को। अब देखो इसका B में क्या है कि क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। क्या रेखा PE रेखा कौन सी है? ये वाली रेखा है PE। रेखाखंड CG को, ये C है और ये G है, तो रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। तो बच्चों तरीका वही है क्या, तो हम क्या निकालेंगे? इस रेखा से C की दूरी और रेखा से G की दूरी निकालेंगे। अगर दूरी बराबर आ रही है तो हम कहेंगे कि ये समद्विभाजित करती है, और दूरी बराबर नहीं आएगी तो हम कहेंगे समद्विभाजित नहीं करती। तो हम लिखेंगे कि C की रेखा PE से दूरी ठीक है बच्चों, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 5 - 3 बराबर 2 इकाई। रेखा 5 पर है और C 3 पर है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 इकाई आ गया। अब ऐसा ही निकालेंगे G की रेखा से दूरी कितनी आएंगी बच्चों? 7 - 5, ये भी आ गई 2 इकाई। अतः हम क्या लिखेंगे बच्चों कि C तथा G की रेखा PE से दूरी समान है, अतः रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? यानी रेखा कौन सी रेखा? P रेखा CG को
समद्विभाजित करती है, तो ये लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इसको उतार लो अपनी कॉपी में। बच्चों ध्यान से समझना है और अच्छे से कॉपी में भी अच्छी अच्छी राइटिंग में उतारना है, जिससे आगे भी हमें दोबारा पढ़ने में मौका मिले। देखो बच्चों, इसका सी क्या है। अब चित्र दिया हुआ है कि कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी लंब समद्विभाजक है। पी क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो ऐसे रेखाखंडों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों देखो, इस रेखा से जो समान दूरी पर बिंदु है ना, उनको देख लो, उनके नाम लिखेंगे तो हमारे लंब समद्विभाजक मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे लंब समद्विभाजक पीई, लंब समद्विभाजक वाले रेखाखंड। कौन कौन से रेखाखंड हो जाएंगे बच्चों? तो पहला हो जाएगा हमारा, देखो रेखा पीई से, पी रेखा ये है, इससे समान दूरी पर देखो इधर डी सी, 2 इकाई पर क्या है? सी है, और इधर भी 2 इकाई पर जी है, तो एक तो सी जी हो गया। ऐसे देखो इधर 1 इकाई पर डी है, 1 इकाई पर एफ है, तो हम लिखेंगे पहला तो डी एफ रेखाखंड। कौन सा रेखाखंड हो गया? डी एफ। दूसरा देखो, दूसरा सी और जी, तो हम लिखेंगे सी जी रेखाखंड। बच्चों हमें 2 ही पूछे थे, हमने 2 लिख दिए, और भी बता सकते हैं हम। तो तीसरा कौन सा होगा, आप खुद देख के बताओ। तो इससे 3 इकाई पर देखो, रेखाखंड पी, रेखा पी से 3 इकाई दूर देखो, तो 1 2 3, इधर बी है, इधर एच है, तो हम लिखेंगे बी एच रेखाखंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो हमने सारे रेखाखंड बता दिए, इसके 2 पूछे थे, हमने 3 रेखाखंड बता दिए। तो इस प्रकार हम समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को लेकर लंब समद्विभाजक पी लंब समद्विभाजक के रेखाखंड बता सकते हैं। तो रेखाखंड डी एफ, सी जी और बी एच, ये 3 उत्तर हो गए इसके। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सी बी, क्वेश्चन नंबर 4 का सी सबको समझ में आ गया। अब देखो इसका डी। डी क्या है कि क्या निम्नलिखित सत्य हैं, हमें बताना है कि क्या ये सत्य है या असत्य। तो पहले देखो, सबसे पहले 1 नंबर यहां लिख देता हूं। क्या ए सी बड़ा है एफ जी से? ए सी और एफ जी के बीच में अंतर निकालना है। तो ए सी, ए कहाँ है? यहाँ ए है और यहाँ सी है, तो हम लिखेंगे ए सी कितना हो जाएगा? ए सी कितना है बच्चों? देखो 3 में से 1 घटाएंगे, 3 - 1 कितना आ गया? 2। तो ए सी बराबर 2 इकाई। ठीक है बच्चों, ए सी 2 इकाई आ गया। अब दूसरा क्या है? एफ जी। तो एफ जी कितना है? एफ जी, ये रहा एफ जी। तो 7 में से 6 गया, 7 - 6 यानी 1 इकाई। बच्चों बताओ बड़ा कौन है? ए सी तो है 2 इकाई और एफ जी है 1 इकाई, तो बड़ा क्या हो गया? ए सी बड़ा हो गया, तो हम लिखेंगे ए सी बड़ा है एफ जी से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? तो पूछा था क्या निम्नलिखित सत्य है, तो पहला सत्य है। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है? सी डी बराबर जी एच। क्या सी डी और जी एच बराबर है? तो सी डी का है, ये सी और डी कितने अंतर है? 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 इकाई का। सी डी के बीच 1 इकाई और जी एच के बीच भी 1 इकाई, तो हम लिखेंगे सी डी बराबर 1 इकाई, जी एच बराबर 1 इकाई। तो हमारे क्या आ गया? सी डी बराबर जी एच। आया नहीं बच्चों? देखो सी डी और जी एच दोनों बराबर आ गए, तो क्या ये दोनों बराबर है? तो हम लिखेंगे सत्य है। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सत्य हो गया। अब बच्चों तीसरा देखो, तीसरा क्या है कि BC और EH, BC और EH को देखना है। तो BC देखो, ये रहा BC, कितना अंतर है? 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 इकाई का। और दूसरा देखो EH, ये E और ये H, तो EH में अंतर है 3 इकाई का। तो कौन सा बड़ा है? BC 1 इकाई और EH 3 इकाई, तो EH बड़ा होना चाहिए। और यहाँ भी क्या दिया हुआ है कि EH बड़ा है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो हम लिखेंगे BC 1 इकाई, BC कितना है? 1 इकाई, और EH बराबर 3 इकाई। तो इससे क्या पता चला बच्चों
कि BC छोटा है और EH बड़ा है, तो ये आ गया और ये भी सत्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने ABCD चारों पूरे कर लिए हैं और चारों अच्छे से समझ में आ गए। देखो बच्चों, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्वेश्चन नंबर 4D के पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और बच्चों अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। बच्चों हमारी प्रश्नावली 5.5 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.6 को। थैंक यू।